कहानी की शुरुआत में हम नॉर्थ पैसिफिक के पास में एक जाइगेंटिक गार्बेज पैच को देखते हैं। एक रिसर्चर की टीम जिसे सोफिया और उसका पति क्रिस लीड कर रहा था, वो सभी वहां आए हैं ताकि ये देख सकें कि मरीन लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही है। इस दौरान उन्हें एक शार्क से सिग्नल्स मिलते हैं। ये देखते हैं कि वो शार्क उनकी तरफ तेजी से आ रही है। तभी 4 डाइवर्स जिनमें क्रिस भी शामिल था, वो जल्दी से अपने सूट पहनते हैं और पानी में कूद जाते हैं। सोफिया उन्हें कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रही थी और सावधानी से उन्हें गाइड कर रही थी। कुछ देर बाद डाइवर्स को एक स्पर्म व्हेल का कारकास मिलता है जो एक बड़े क्रीचर द्वारा काटा हुआ लगता है। उसे की जांच करने से पहले शार्क का एक बड़ा ग्रुप अचानक वहां पर पहुंचता है और वो डरे हुए लगते हैं, जैसे उनके पीछे कुछ पड़ा हो। कुछ ही सेकंड्स में एक बहुत बड़ी 7 मीटर की मादा शार्क वहां पर आती है और ये वही शार्क होती है जिसे ये टीम सालों से ढूंढ रही थी। सोफिया उसके साइज से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि कुछ महीने पहले वो सिर्फ 2 मीटर की थी। क्रिस डर जाता है और कहने लगता है कि उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए, पर सोफिया उस शार्क का सैंपल चाहती थी जिसका नाम उसने लिलिथ रखा था। क्रिस उस शार्क को एक तीर से शेर देता है, पर ये उनकी बड़ी गलती साबित होती है। लिलिथ गुस्से में आ जाती है और डाइवर्स के आसपास तेजी से घूमने लगती है। वो कुछ करते उससे पहले ही लिलिथ उन पर वायोलेंटली हमला कर देती है और उन्हें टुकड़ों में तोड़ देती है। कंट्रोल रूम में सोफिया उनके चीखने की आवाज से डर जाती है और वो तुरंत पानी में कूद जाती है उन्हें बचाने के लिए, पर कुछ ही मीटर्स डीप स्विमिंग करने के बाद उसे अपने हस्बैंड का कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। तभी लिलिथ अचानक कहीं से आती है और उस पर हमला कर देती है। सोफिया बच तो जाती है, पर शार्क और वो फिशिंग नेट में फंस जाते हैं। शार्क उससे ओशन के गहराइयों में खींच लेती है। एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से उसके ईयर ड्रम्स फटने लगते हैं और वो दर्द से चिल्ला पड़ती है, पर सोफिया बेहोश होने से पहले फिशिंग नेट को काट देती है और सत्ता तक पहुंच जाती है। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि सोफिया अब मरीन सेंटर में काम करती है। वो अब भी अपने हस्बैंड की मौत के लिए खुद को दोषी मानती थी और ट्रॉमा से स्ट्रगल कर रही थी। एक शाम एक यंग स्टूडेंट मीका उससे मिलने आती है और कहती है कि वो सोफिया के काम की बड़ी फैन है। वो ये भी बताती है कि उसका ग्रुप वही शार्क लिलिथ को ट्रैक कर रहा है जो लोगों को मारने के लिए मशहूर हो चुकी है। मीका सोफिया को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर सोफिया पहले तो मना करती है, पर मीका उसे मना लेती है। अगले सीन में वो एनजीओ पहुंचते हैं जहां मीका और उसके दोस्त समुद्री जीव के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। सोफिया फिर बेन से मिलती है जो एक हैकर थी और वो अपने कंप्यूटर से शार्क टैग्स को ट्रैक करने में माहिर थी। बेन बताती है कि लिलिथ पेरिस के सेन नदी में पहुंच गई है। सोफिया को ये मुमकिन नहीं लगता क्योंकि शार्क्स ताजे पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते, पर मीका कहती है कि कुछ शार्क्स गंदे ओशंस के पानी से अडैप्ट कर चुकी है। वो फिर सजेस्ट करती है कि वो उस बेचारी शार्क को फ्री कर दें वरना वो बीमार होकर मर जाएगी। मीका चाहती है कि सोफिया शार्क से कम्युनिकेट करने में मदद करे, पर सोफिया को ये आइडिया बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। उस शाम सोफिया घर लौटकर शार्क को ट्रैक करने का फैसला करती है। अपने तसल्ली के लिए वो कंफर्म करती है कि शार्क सच में पेरिस पहुंच गई है। तभी एक्टिविस्ट मीका और बेन शार्क को ढूंढ रहे होते हैं और वो एक ब्रिज के नीचे रुकते हैं और मीका डिसाइड करती है कि वो अकेली पानी में डाइव करेगी। थोड़ी देर तलाश करने के बाद उससे एक कार मिलती है जो मैसिव बाइट मार्क से भरी होती है। ये क्लियर था कि लिलिथ ही इसके पीछे है। सरफेस पे बेन पुलिस को आते हुए देखती है तो वो रोप खींचना शुरू करती है और मीका को बाहर आने का सिग्नल देती है, पर मीका बेवकूफी में रस्सी को छोड़ देती है क्योंकि वो थोड़ी देर और रुकना चाहती है। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते करते उसे अपने पास कोई बड़ा जानवर महसूस होता है और मीका घबरा जाती है। फिर वो सरफेस पे लौटने का फैसला करती है और तभी पुलिस मीका को अरेस्ट कर लेती है और वहां से ले जाती है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर जिसका नाम आदिल है मीका से पूछता है कि वो नदी में क्या कर रही थी। वो जवाब देती है कि वो एक शार्क को ट्रैक कर रही थी, पर उसको इस पर यकीन नहीं होता। तभी दूसरा ऑफिसर रूम में आता है और बताता है कि इमरजेंसी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोफिया नदी के पास शार्क को ट्रैक कर रही होती है। कुछ ही पल बाद उसे आदिल और मीका अप्रोच करते हैं जो रिवील करते हैं कि कल रात शार्क ने एक गरीब आदमी को बुरी तरीके से मार दिया है। वो उसे बॉडी दिखाते हैं और वो तुरंत पहचान जाती है कि ये लिलिथ का ही काम है। इसके बाद आदिल उन्हें पुलिस चीफ के पास ले जाता है क्योंकि सिचुएशन धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। सोफिया समझाने की कोशिश करती है कि रिवर में एक मांसाहारी शार्क है, पर चीफ को ये मुमकिन नहीं लगता। जब तीनों बहुत इंसिस्ट करते हैं तो चीफ उन्हें पहले प्रूफ लाने को कहती है। बाद में आदिल और उसकी टीम फैसला करती है कि वो नदी में डाइव करके शार्क को ढूंढेंगे। सोफिया बेताबी से उन्हें रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि वो प्रूफ के लिए शार्क को अपने डिवाइस से ट्रैक कर सकती है, पर आदिल उसकी तस्वीर कैप्चर करना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो ट्रैकिंग लोकेशन पहुंचते हैं और 3 गोताखोर पानी में उतरते हैं। सबसे पहले उन्हें एक विशाल मरी हुई मछली दिखाई देती है जो कि एक साइड से कटी हुई होती है। तभी स्टूपिड एक्टिविस्ट मीका दूर से ये सब देख रही होती है और उसको लगता है कि वो शार्क को मारने वाले हैं। वो बेन को कॉल करती है और उसे ट्रैकिंग डिवाइस को बंद करने के लिए कहती है।
बेन अनिच्छा से मान जाती है और अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके ट्रैकिंग बंद कर देती है। पानी के अंदर डाइवर्स डरे हुए लगते हैं क्योंकि वो खतरनाक शार्क उनके आसपास ही थी, पर कुछ बुरा होने से पहले ही सोफिया और आदिल द्वारा उन्हें तुरंत वापस आने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसका ट्रैकिंग डिवाइस अचानक से काम करना बंद हो गया था। डाइवर्स बताते हैं कि उन्होंने कुछ देखा तो नहीं, पर उन्होंने शार्क की मौजूदगी महसूस की। आदिल फिर सोनार रिकॉर्डिंग चेक करता है और पुष्टि करता है कि लिलित सच में यहाँ थी। उस शाम मीका अपने सोशल मीडिया पर लाइव जाती है और बताती है कि एक शार्क रिवर में आ चुकी और उसे बचाना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ आदिल, सोफिया और पुलिस चीफ मेयर के ऑफिस में एक प्राइवेट मीटिंग में जाते हैं। पता चलता है कि एक इंटरनेशनल ट्रायथलॉन कुछ दिनों में होने वाला है और दुनिया भर के हजारों लोग सीन रिवर में स्विमिंग करेंगे। सोफिया लिलित शार्क की मौजूदगी के बारे में बताती है और सुझाव देती है कि इस इवेंट को रद्द कर दिया जाए, पर जिद्दी मेयर सीधा मना कर देती है। कहती है कि उन्होंने इस इवेंट पर बहुत खर्चा कर दिया है, इसलिए इवेंट तो होकर ही रहेगा। वो पुलिस को आदेश देती है कि समस्या को 24 घंटे के अंदर हल करें। क्योंकि शार्क को मारना इलीगल था, इसलिए ग्रुप उसे जिंदा पकड़ने की तैयारी करता है। सोफिया सुझाव देती है कि वो उसे ब्रिज के पास लाए और उसे बेहोश कर दे। जब वो बेहोश हो जाए तो उसे नेशनल मरीन सेंटर ले जाएं। ग्रुप के चर्चा करते वक्त बेन अचानक चिंता में पुलिस स्टेशन आती है और वो बताती है कि शार्क वास्तव में कैटाकोम्स के पास आराम कर रही है, जो शहर का एक हिस्सा है जो मुर्दों की हड्डियों से भरा है। बेन दावा करती है कि उसकी दोस्त मीका पागल हो गई है और एक्टिविस्ट्स का एक ग्रुप कैटाकोम्स की तरफ ले जाने का प्लान कर रही है। वो सोनार का इस्तेमाल करके शार्क को लुभाना चाहती है और किसी तरह से उसे बचाना चाहती है। बेन ये भी बताती है कि उसने उसका ट्रैकर फिर से एक्टिवेट कर दिया है, तो अब वो भी शार्क की सटीक लोकेशन जान सकते हैं। फिर उस शाम सोफिया और पुलिस एक डैमेज्ड एक्सेस पॉइंट के जरिए कैटाकोम्स पहुंचते हैं। वो जल्द ही एक्टिविस्ट्स को एक बड़े पूल के आसपास घूमते देखते हैं जहां शार्क अभी प्रेजेंट है। मीका उस शार्क को बचाने के लिए सोनार के साथ पानी में डाइव कर देती है और सोफिया और आदिल उसे बाहर आने के लिए कहते हैं, पर वो लड़की मना कर देती है। जल्द ही एक बड़ा पंख उसके आसपास घूमने लगता है और वो सभी को डरा देता है। वो और भी हैरान हो जाते हैं जब एक दूसरा छोटा पंख दिखाई देता है। इसका मतलब था कि लिलित ने एक बच्चे को जन्म दिया है। बेबी शार्क फिर मीका के पास आती है और वो उसे ऐसे सहलाती है जैसे एक कुत्ते को सहलाते हैं। वो दावा करती है कि जानवर हानिरहित हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। इस पॉइंट पर आदिल महसूस करता है कि उन पर एक अटैक होने वाला है, तो वो तुरंत पानी में कूदता है उस लड़की को बचाने के लिए। वो उसे पकड़ने में कामयाब होता है, पर मीका उससे छूट जाती है और आगे तैरने लगती है। अगले ही सेकंड लिलित पानी से कूदकर मीका पर हमला कर देती है और उसे बेरहमी से मार देती है। देखने वाले लोग बहुत घबरा जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अफरातफरी के दौरान कई एक्टिविस्ट्स और पुलिसकर्मी पानी में गिर जाते हैं। उनमें से ज्यादातर तुरंत मारे जाते हैं, जबकि कुछ के हाथ और पैर कट जाते हैं। बेचारी बेन भी फिसलकर पूल में गिर जाती है और जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है, उसके सिर पर गलती से घुटना लग जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और वो डूबकर यहीं मर जाती है। इस मासकर के बाद घायल लोगों को अस्पताल में जल्दी भेजा जाता है। सोफिया और पुलिस फिर मरी हुई शार्क की जांच करते हैं और ये जान लेते हैं कि वो वास्तव में ताजे पानी में भी अडेप्ट हो चुकी है। इसके अलावा जब सोफिया स्केल पेल से उसका पेट खोलती है, वो देखती है कि कुछ बच्चे अंदर हैं और शॉक हो जाती है क्योंकि शार्क खुद सिर्फ 1 महीने की थी। थोड़ी और जांच करने पर सोफिया को पता चलता है कि जानवर पार्थेनोजेनेसिस से बच्चे पैदा कर रहा है, मतलब उसे नर साथी की जरूरत नहीं। तब उसे समझ आता है कि लिलित एक बिल्कुल नई प्रजाति है जो उन्हें पहले पता नहीं थी। वो आदिल को बताती है कि अगर उन्होंने इसे खत्म नहीं किया तो शार्क महासागरों में फैल जाएंगी और सब कुछ तबाह कर देंगी। बाद में दोनों मेयर के ऑफिस जाते हैं और स्थिति समझाते हैं, लेकिन इवेंट में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, इसलिए मेयर मना कर देती है और कहती है कि मिलिट्री सुरक्षा संभाल लेगी और चिंता की कोई बात नहीं। आदिल और सोफिया उसकी समझ की कमी से नाराज हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि मामले को अपने हाथ में ले। उस शाम पुलिस स्टेशन में वो सब पुलिस वालों को इकट्ठा करते हैं और 2 बम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। योजना सरल है, पानी के नीचे जाकर शार्क को उड़ा देना। अगले सीन में आदिल और सोफिया उस जगह पहुंचते हैं जहां शार्क आखिरी बार देखी गई थी और वो पानी में डुबकी लगा देते हैं। एक टीम नाव से उनकी गतिविधियों को देख रही होती है और उन्हें गाइड कर रही होती है। दोनों अपने साथ एक प्रोपेलर, लाइट और सोनार डिवाइस लेकर आए हैं शार्क को एक जगह रखने के लिए। वो कुछ मिनट तक तैरते रहते हैं जब तक वे लिलित के प्रजनन स्थल को नहीं ढूंढ लेते। वो अत्यधिक चौंक जाते हैं क्योंकि वहां एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बेबी शार्क थी। कहीं और ट्रायथलॉन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और किनारे पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। मेयर रिपोर्टरों से बात करके उन्हें आश्वासन देती है कि चिंता की कोई बात नहीं, फिर आत्मविश्वास से प्रतियोगिता शुरू करती है और हजारों तैराक पानी में कूद जाते हैं। पानी में वापस सोफिया और आदिल मिशन को आगे बढ़ाते हैं और सोनार डिवाइस ऑन करते हैं। बम विशेषज्ञ फिर काम शुरू करते हैं और विस्फोटक जोड़ने लगते हैं।
लेकिन जब उनमें से एक डिटोनेटर दबाने की कोशिश करता है तो उस पर तुरंत हमला होता है और बेबी शार्क उसे चीर देती है। सोफिया सभी को स्थिर रहने के लिए कहती है क्योंकि यही एक तरीका है शार्क से बचने का। लेकिन दूसरा बम विशेषज्ञ घबरा जाता है और डिटोनेटर दबा देता है, जिससे शार्क उसकी ओर आने लगती है और उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। अब घड़ी में कुछ सेकंड बचे थे। सोफिया प्रोपेलर का उपयोग करके आदिल को खतरे से बाहर खींचती है। वो समय पर बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही बम फटता है तो सभी बेबी शार्क मर जाते हैं। सतह पर पहुंचकर सोफिया आदिल को नाव पर चढ़ाती है, लेकिन फिर कुछ निरीक्षण करने के लिए वापस पानी में कूदती है। तभी मादा शार्क मलबे से निकलती है और सोफिया घबरा जाती है। सोफिया जल्दी से सतह पर पहुंचती है और दूसरों को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। विशाल शार्क नाव को हवा में उछाल देती है और फिर एक एक करके सभी पुलिस वालों को खा जाती है, जब तक सिर्फ सोफिया और आदिल बचते हैं। दोनों जल्दी से पलटी हुई नाव पर चढ़ जाते हैं, लेकिन शार्क उनके पीछे नहीं आती बल्कि ट्राइथलॉन की ओर जाती है, जहां हजारों लोग पानी में तैर रहे होते हैं। फिर एक भयावह मोड़ में लिलित एक एक करके तैराकों पर हमला करने लगती है। दर्शक और रिपोर्टर सिर्फ देखते रहते हैं और पानी लाल हो जाता है। कुछ देर बाद सेना पहुंचती है और शार्क पर गोलीबारी शुरू कर देती है। आदिल और सोफिया उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बहुत दूर होते हैं। इसी बीच मादा शार्क सभी गोलियों को अपनी अविश्वसनीय गति और जागरूकता से डोज कर लेती है। आदिल और सोफिया को कुछ देर बाद बचा लिया जाता है, लेकिन सेना गोलीबारी नहीं रोकती। दुर्भाग्य से वो कुछ विस्फोटकों को हिट कर देते हैं जो यहाँ वर्ल्ड वॉर के दौरान गिराए गए थे। एक बड़ा विस्फोट होता है जो पुल को उड़ा देता है और पानी का स्तर काफी बढ़ जाता है। सैकड़ों दर्शक विस्फोट से मर जाते हैं, जबकि बाकी बाढ़ से बह जाते हैं। समय नहीं लगता और पूरा शहर पानी में डूब जाता है। बहुत सारी जानों का नुकसान होता है। अंतिम दृश्य में सोफिया बेहोश आदिल को खींच रही होती है जब वो देखती है कि कुछ बेबी शार्क आसपास घूम रही हैं। अब पेरिस पूरी तरह से तबाह हो गया है और ये और ज्यादा तबाही मचाने वाले हैं। अंत बहुत ही रोमांचक था और मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें।